Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9. Today we are going to start our lecture number 4 about the factors affecting the rate of enzyme action. Let's start with this factors affecting rate of enzyme action, page 109. What are enzymes? Enzymes हम जानते हैं बेसिकली वो तमाम के तमाम प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं या प्रोटीन लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव। कितने सेंसिटिव होते हैं यानी बहुत हसास होते हैं, किसी भी चीज़ के चेंज होने से उन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। किस तरह? लेट्स सपोज फर्स्ट फैक्टर इज़ टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड पीएच। टेम्परेचर यानी टेम्परेचर जो है वो कम या ज़्यादा होने की वजह से हमारे एंजाइम्स पे अफेक्ट होता है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या है? अब सबस्ट्रेट क्या है हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्शन के एंड पर प्रोडक्ट बनाता है। अब अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होगी या ज़्यादा होगी, हमारा जो है एंजाइम का एक्शन वो जो है वो थोड़ी सा अफेक्ट होगा। कैसे होगा वो हम डिटेल में देखते हैं। अगली चीज़ है पीएच। पीएच जो है ये नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, जो कि हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं पीएच के बारे में। एसिडिक पीएच भी होती है, बेसिक पीएच भी होती है, न्यूट्रल पीएच भी होती है। ये क्या है? ये सारा का सारा हम डिटेल में एक एक फैक्टर को डिस्कस करेंगे। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपके सामने तीन जो है वो फैक्टर्स जो हैं वो हमने देखने हैं जिनका एंजाइम पर बहुत डायरेक्ट अफेक्ट होता है। एक सबसे पहले टेम्परेचर जो है वो आज देखेंगे, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और पीएच इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं, अगर मैं कह रही हूँ टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और पीएच अफेक्ट होता है एंजाइम्स के ऊपर, एंजाइम्स की एक्टिविटी पे, तो बेसिकली होता क्या है एंजाइम को? आखिर एंजाइम सेंसिटिव क्यों है? एंजाइम में क्या चेंजिंग आती है? सबसे पहले अफेक्ट आएगा उसकी शेप में। किसकी शेप में? एंजाइम की शेप में। उसकी केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। व्हाट डज़ इट मीन्स? केमिस्ट्री मीन्स कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, जो केमिकल्स मिलके बने हुए हैं। और उसके बाद एंजाइम की फंक्शनिंग जो है वो अफेक्ट होगी। फंक्शनिंग मीन्स के एंजाइम का जो है वो बेसिकली काम जो है वो या तो वो बहुत स्लो हो जाएगा या फिर स्टॉप कर देगा, काम ही करना छोड़ देगा। तो इस तरह के जब काम हमारे पास आएंगे सामने तो हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर का बैड अफेक्ट हुआ है या एडवर्स इफेक्ट हुआ है। पहला फैक्टर हम देखने जा रहे हैं कि हमारे एंजाइम पर क्या अफेक्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले है टेम्परेचर। इफ़ द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड एट अ नॉर्मल रेंज, या फिर अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, अगर टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ किया जाए, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज़। ये देखें ऊपर का साइन जो है वो इंक्रीज़ का साइन है। ठीक है, अगर ये साइन नीचे होता तो उसका मतलब है डिक्रीज़। अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। कैसे? ऐसे कि हमारे पास जो है कुछ में हम लोगों ने एक इक्वेशन देखी थी या डायग्राम देखी थी, उसमें हमने देखा था कि हमें एक्टिवेशन एनर्जी यानी थोड़ा सा तो हमें पुशअप करना पड़ता है ना, अपने रिएक्शन को धक्का देना पड़ता है ना, तो वो धक्के का काम ये टेम्परेचर कर रहा है। इस टेम्परेचर से बेसिकली क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब क्या टेम्परेचर ज़्यादा होता रहे तो क्या ये अच्छा है? नहीं। एक नॉर्मल टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है एंजाइम के लिए, जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी वो टेम्परेचर जिसके ऊपर हमारे एंजाइम्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी शो कर सकें। आपके यानी ह्यूमन बॉडी के और मेरे बॉडी का टेम्परेचर जिस पे एंजाइम्स आराम से तमाम का तमाम काम कर सकते हैं, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है हमारा? नॉर्मल टेम्परेचर 37। अगर 37 से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे एंजाइम्स जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे या अपना काम करना छोड़ देंगे और बुखार की सूरत भी आ सकती है। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो एंजाइम सेंसिटिव कैसे हो जाएगा? अब चल रहे रीज़न की तरफ। जैसे ही आप हीट ज़्यादा करेंगे एंजाइम्स को गर्माई मिलना शुरू हो जाएगी, यानी वो वार्म होना शुरू हो जाएंगे। एक्टिवेशन एनर्जी उनकी फुलफिल्ड होना शुरू हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसमें क्या होगा कि आपका जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा और एक्टिवेशन एनर्जी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी आपके मॉलिक्यूल्स को मिलेगी। अब चलते हैं अपने पिछले टॉपिक की डायग्राम की तरफ ताकि हम देख लें कि एक्टिवेशन एनर्जी थी क्या। दिस इज़ बुक पेज 107। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की डायग्राम जो है वो आपके सामने है। इसमें बेसिकली क्या डिस्कस किया गया है कि यहाँ से रिएक्शन आपका शुरू हो रहा है और इतनी एनर्जी आपने देनी है, तब जाकर आपका जो है वो रिएक्शन जो है वो पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा। अगर यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज़, लेट्स सपोज टेम्परेचर इंक्रीज़ का मतलब है कि आपका ये वाला हर्डल खुद ब खुद
कवर हो गया, आपने ये वाला सारा का सारा फासला खुद ब खुद तय कर लिया है, यानी काइनेटिक एनर्जी आपको मिल गई है आपके मॉलिक्यूल्स को, और आपका सबस्ट्रेट यहाँ खुद ब खुद पहुँच गया है, एक्टिवेशन एनर्जी का रास्ता आराम से कंप्लीट हो गया। अब क्या मुश्किल रही है, रिएक्शन जो है वो स्पीडी हो जाएगा। आपका प्रोडक्ट जब आपको 5 मिनट में मिलता था अब आपको 1 मिनट में मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक ख़ास हद तक, एक नॉर्मल रेंज तक अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को हेल्प करेगा और एक्टिवेशन एनर्जी जल्दी से अपना काम करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन अब आ जाते हैं अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी एक नॉर्मल रेंज 37 से अबव पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज 39 डिग्री सेल्सियस आ चुका है, डीनेचुरेशन हो जाती है हमारे एंजाइम्स की। व्हाट डज इट मीन्स डीनेचुरेशन? Denaturation means when the temperature is increased above the optimum temperature, atoms of enzymes vibrate. enzymes के अंदर जो छोटे छोटे एटम्स यानी ज़र्रात होते हैं वो एक दूसरे के साथ वाइब्रेट, टकराना शुरू कर देते हैं। उस वाइब्रेशन की वजह से एंजाइम्स का जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो लॉस्ट हो जाता है। ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं ना, मैंने कहा था मोटे मोटे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो टूट जाते हैं। जब एंजाइम ही ख़राब हो गया है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन एकदम स्लो डाउन हो जाएगा और आपका रिएक्शन ब्लॉक हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डीनेचुरेशन। नेचर मतलब आपका कोई एक नॉर्मल कंपोजिशन या फिजिक है, डीनेचुरेशन मतलब आपकी जो कंपोजिशन है वो ख़राब हो चुकी है, यानी आपकी प्रोटीन स्ट्रक्चर लॉस्ट हो चुका है। रिएक्शन या तो ब्लॉक हो जाएगा या रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही स्लो हो जाएगा, ना होने के बराबर होगा। तो दिस इज़ बेसिकली द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एंजाइम एक्शन। अब आ जाते हैं आपके ग्राफ की तरफ जो आपकी बुक में मेंशन है। नाउ दिस इज़ अ डायग्राम दैट अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी। यहाँ पर बेसिकली टेम्परेचर जो है वो आपका एक्स एक्सिस पे शो किया गया है और वाई एक्सिस पे आपके एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन यानी आपका रेट ऑफ एंजाइम बताया गया है कि आपका रिएक्शन फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं टेम्परेचर। 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। बट वी ऑल नो दैट द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि कुछ यहाँ पर लाई कर रहा है। मैं जहाँ पर रेड पेन से आपका जो है वो मार्क करी हुई, दिस इज़ द 37 डिग्री सेल्सियस। अब इस 37 डिग्री तक अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, यानी हमारा रेट जो है एंजाइम का वो इंक्रीज़ होगा और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद जो है वो बात है। लेकिन अगर टेम्परेचर 37 से एक्सीड कर जाएगा, 40, 50, 60 पे अगर टेम्परेचर पहुंच जाएगा, ये एंजाइम्स के लिए ख़तरनाक है। एंजाइम्स काम करना छोड़ देंगे, डीनेचर हो जाएंगे, उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो लॉस्ट हो जाएगी, यानी वो ब्रेक हो जाएंगे। सो नाउ कम्स टू दिस रेड लाइन। दिस रेड लाइन शोज एंजाइम्स गेन काइनेटिक एनर्जी। एंजाइम्स का टेम्परेचर देखें ज़्यादा हो रहा है, 10 हो गया, 10 के बाद 20, इस पॉइंट पे 20 हो गया, फिर आपके ज़्यादा होता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है, 30 हो गया। तो इससे क्या हो रहा है, एंजाइम का एक्टिविटी का रेट बढ़ रहा है। ये देखें यहाँ से, अगर इधर से देखें, इधर एक्टिविटी का जो है एंजाइम का रेट ज़्यादा है जबकि इधर कम है। ठीक है, लेट्स सपोज 36 डिग्री तक पहुँचते पहुँचते एंजाइम की एक्टिविटी का रेट यानी इसका तनासुब बहुत ज़्यादा हो गया है और आपके यहाँ पे एंजाइम्स तमाम के तमाम जिस हद तक काम कर सकते हैं वो आपको काम करके दे रहे हैं, अनटिल और अनलेस वो 37 से आगे ना चले जाएं। 37 डिग्री पे उसने अपना तमाम काम करके दिखाया और आपको अच्छा खासा रेट यानी रिएक्शन का शो किया कि वो इतनी तेज़ी से अपना काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही 37 से टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, 39, 40, 45, 50, आपके एंजाइम्स, ये जो रेड कलर की लाइन है ये एंजाइम्स शो कर रहे थे, एंजाइम्स स्टार्ट डिग्रेडिंग। अब आपकी एक्टिविटी जो है आहिस्ता आहिस्ता स्लो होते 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 ख़त्म, ज़ीरो पे आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका टेम्परेचर लेट सपोज 70 है, 70 पे आते आते एंजाइम्स की कैपेसिटी ख़त्म हो गई कि वो हीट को बर्दाश्त कर सके और वो तमाम के तमाम डीनेचर हो गए हैं और आपका एंजाइम एक्शन बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। अब यहाँ पे कोई एंजाइम भी नहीं बचा और क्या है, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं बचा। तो बेसिकली अगर ये सीवियर केसेज जो हो जाएँ तो बुखार और तेज़ बुखार के बाद जो है शॉक्स और उसके बाद जो है सडन डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। सो बेसिकली ये हमने क्या देखा है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को जो है वो हमने अफेक्ट देखा है। यहाँ पे लेक्चर होता है कंप्लीट। यहाँ पर एक जो है इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बर्ड्स हैव हायर बॉडी टेम्परेचर देन मैमल्स। लेट्स सपोज हम मैमल हैं, बर्ड्स जो हैं वो हमसे डिफरेंट है। बर्ड्स के अंदर बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है क्योंकि उनकी मेंटेनेंस जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। What would happen to the activity of birds enzyme if it is given the temperature of 37 डिग्री सेल्सियस? अब 37 डिग्री सेल्सियस तो हम मैमल्स का है नॉर्मल,
बर्ड्स का तो इससे भी ज़्यादा होता है। तो ये लोग कह रहे हैं कि अगर बर्ड का टेम्परेचर 37 डिग्री कर दिया जाए तो बर्ड्स के एंजाइम पे क्या इफ़ेक्ट होगा। टेम्परेचर कम हो रहा है ये बर्ड्स के लिए, वरना हमारे लिए ये नॉर्मल टेम्परेचर है। बर्ड्स के केस में बच्चों ये होगा कि बर्ड्स का रिएक्शन रेट कम हो जाएगा और उनकी एक्टिविटी थोड़ी बहुत लो हो जाएगी। यहाँ पे आपका आंसर भी लिखा हुआ है रिएक्शन विल स्लो डाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खुद ही ये जवाब दे रहे हैं अपने सवाल में, बर्ड्स हैव हायर बॉडी टेम्परेचर, इनका बॉडी टेम्परेचर हमसे ज़्यादा, लेट्स सपोज वो 38 है या 40 है, हमसे ज़्यादा है। तो अगर उनका बॉडी टेम्परेचर 37 पे आता है तो कम होता है, इसका मतलब है टेम्परेचर कम तो हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी कम। दूसरी चीज़, आखिरी चीज़ जो मैं बता दूं, आज जो हमने फैक्टर पढ़ा है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो है वो आपके सामने साइन बनाया है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा ही आपका एंजाइम एक्शन होगा, लेकिन एक ख़ास लिमिट तक। अगर वो लिमिट एक्सीड कर गई, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर की लिमिट एक्सीड कर गई, तो क्या होगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। यहाँ तक हो गया लेक्चर कंप्लीट। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ ऑन पेज 116। सबसे पहले आज हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। इन अ रेंज ऑफ 0 to 35 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एन एंजाइम इज़ प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। कह रहा है कि 0 से 35 डिग्री सेल्सियस तक हमारा एंजाइम का रिएक्शन, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एंजाइम ज़्यादा काम करेंगे। अबव 35 डिग्री, 35 से ज़्यादा एंड बिलो 0 डिग्री और 0 से कम, एंजाइम एक्टिविटी स्लोज डाउन एंड इवेंचुअली स्टॉप। या तो एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाएगी या फिर परमानेंटली स्टॉप हो जाएगी। एक्सप्लेन वाई। तो इसको एक्सप्लेन करके हमने बताना है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कि आपका ये काम क्यों होता है। और ये हमने अभी अभी अपना फर्स्ट फैक्टर जो है वो कंप्लीट किया है, तो देख लेते हैं इसको। इट्स आंसर इज़ ऑन पेज 110। यहाँ पर आज जो हमने टेम्परेचर का टॉपिक पढ़ा है वो पूरे का पूरा इसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट यहाँ पर लिखने का एक मकसद ये है, दिखाने का मकसद ये है कि आपके पास हेडिंग्स जो हैं वो कुछ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं है, यहीं पे समझ लीजिए ताकि आप अपनी कॉपी पे इसको नीट करके आराम से लिख सकें। सबसे पहले हेडिंग आएगी टेम्परेचर की। टेम्परेचर की हेडिंग का फर्स्ट पॉइंट यहाँ से लेकर आपका 2 पॉइंट यहाँ तक ख़त्म होता है। सेकंड पॉइंट की हेडिंग आपके सामने मौजूद है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। यहाँ एवरी एंजाइम से लेकर दैट एंजाइम तक आपने अपना सेकंड पॉइंट जो है पार्ट कंप्लीट करना है। अब आ जाए थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट की जो है द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द मैक्सिमम वर्किंग स्पीड ऑफ अ ह्यूमन एंजाइम इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। ये आपने ऑप्टिमम टेम्परेचर का सेकेंड पैरा बनाना है। ये लिखने के बाद फोर्थ हेडिंग टेम्परेचर एट ऑप्टिमम लेवल या फोर्थ पार्ट कह लें, इसकी हेडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है व्हेन से लेकर एक्सेलरेटेड तक। फिर हेडिंग आ जाएगी डीनेचरेशन जो कि स्टार्ट हो रहा है बट से लेकर कम्प्लीटली तक। यहाँ तक आपका सवाल होता है कंप्लीट। उसके बाद ग्राफ की हेडिंग देंगी, ग्राफ बनाएंगे और यहीं पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। मेन चीज़ जो याद रखनी है वो आपकी नंबरिंग है 1 2 3 4 5 एंड देन 6। यहाँ पर फिर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं समझ आता तो कोई भी क्यूरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहीं पर लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।